बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्ट का नाम है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ठीक है, तो बच्चों ये एक्ट जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑल दी लॉज। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको क्यों बोलते हैं और हमें ये क्यों पढ़ना है पहले हम लोग ये चेक करते हैं और फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस एक्ट को किस तरीके से पास किया गया। ठीक बात है बच्चों, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। मान के चलो सपोज कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट जो है 2013, ओके, इसमें एक प्रोविजन बना हुआ है डायरेक्टर को लेके। सपोज ऐसा बोला गया कि डायरेक्टर अगर अपना कोई ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी के प्रोविजंस बने हुए हैं। मान के चलो ऐसा कुछ लिखा है shall be ही शैल बी पनिश्ड ही शैल बी पनिश्ड। ठीक है, और ऐसा करके आगे पनिशमेंट के प्रोविजंस लिखे हुए। ठीक बात है, तो बच्चों अगर सपोज डायरेक्टर ने कुछ गलत किया है और कंपनीज एक्ट में वो डायरेक्टर को लेके कुछ पनिशमेंट का कुछ प्रोविजन बना हुआ है और ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखा है दैट ही शैल बी पनिश्ड विद दिस अमाउंट ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट जो भी है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है, मान के चलो कोई कंपनी है जिसमें कोई फीमेल डायरेक्टर है। ठीक है, अब वो फीमेल डायरेक्टर ने क्या किया, वो फीमेल डायरेक्टर ने कोई प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया। ओके, तो अब पेनल्टी उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा, सही बात है, बट वो फीमेल डायरेक्टर का बोलना ये है कि ये प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट का ये मेरे को एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर उसको यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उनका बोलना ये है कि देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लिखा है ही शैल बी पनिश, मतलब ये सिर्फ मेल के लिए ये प्रोविजन बना हुआ है, फीमेल्स के लिए प्रोविजन बना हुआ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो वो जो बोल रही है डायरेक्टर उसका पॉइंट एकदम वैलिड पॉइंट है। बट बच्चों ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग कंपनीज एक्ट का यहाँ पे जो ही वर्ड है ना इसको हम लोग इंटरप्रीट करेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से। ठीक बात है, मतलब क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन होता है लॉ को पढ़ने में समझने में तब जनरल क्लॉजेस एक्ट आ जाएगा और जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है हमें कोई एक्ट के कोई स्पेसिफिक टर्म को समझने में मदद करेगा। जैसे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक प्रोविजन लिखा हुआ है जो ये बोलता है कि जब कभी भी कोई एक्ट में ही वर्ड लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ही विल आल्सो इंक्लूड शी ऐसा होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है, अगर मान के चलो एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ही या ऐसा कुछ मेल जेंडर के लिए बना हुआ है तो इक्वली फीमेल जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये क्लैरिफिकेशन कौन देता है, ये चीजों का क्लैरिफिकेशन हमें देगा द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो भी एक्ट्स बने हुए हैं उसमें कोई भी टर्म अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस एक्ट को रेफर करेंगे। ठीक बात है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो अगर कुछ टर्म्स डिफाइन नहीं किए हुए तो हम लोग क्या करेंगे, वो टर्म्स का डेफिनेशन हम लोग इस एक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल एक्ट बन गया है। ओके, इसका मेन पर्पस ये है कि ये बाकी सारे एक्ट्स को मदद करता है। सही बात है, ठीक है, तो जैसे कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से जनरल क्लॉजेस एक्ट का इंटेंशन जो है वो ये है कि ये बाकी सारे सेंट्रल एक्ट्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि ये एक्ट जो है वो किस तरीके से पास हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका ईयर लिखा है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ओके, तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इस एक्ट को किस तरीके से पास किया गया था। ओके बच्चों, ये 1897 वाला जो एक्ट ना, ठीक है, ये देखा जाए तो काफी पुराना लगता है हमको, बट इस एक्ट के पहले भी और दो एक्ट्स थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है एक पास हुआ था 3 जनवरी 1868 को। ओके, और एक एक्ट था जनरल क्लॉजेस एक्ट जो 14 जनवरी 1887 को पास हुआ था। ठीक है, ये वाला एक्ट क्या करता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये क्या करता है, ये पहले के दो एक्ट्स को कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करना मतलब दोनों को एक जगह लेके आना। ठीक बात है, तो यहाँ लिखा है देखो कंसोलिडेट प्लस एक्सटेंड, कंसोलिडेट भी करता है प्लस उसमें कुछ और नई चीजें भी लिखी जाती है। ठीक है, इन दोनों एक्ट को कंसोलिडेट करके एक्सटेंड करके ये एक्ट बनाया गया द जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है 1897 वाला, 11 मार्च 1897 को ये एक्ट बना है। ठीक है बच्चों, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीक्यू में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक बात है, तो बच्चों देखो पुराने दो एक्ट्स 1868 और 1887 ये दो एक्ट्स को कंबाइन करके कंसोलिडेट करके इसको एक्सटेंड किया गया है और ये कब हुआ था, 11 मार्च 1897 को हुआ था। ठीक है, तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो
1897 वाला एक्ट है। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, एग्जाम में इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस एक्ट को पास करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ लिखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये क्या करता है, ये बाकी एक्ट्स के लैंग्वेज को शॉर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक बात है, मतलब कंपनीज एक्ट में जहां पे भी ही लिखा है तो हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन ही विल आल्सो इंक्लूड शी इस तरीके से निकालेंगे। तो इसका मीनिंग ये होगा कि कंपनीज एक्ट में हर जगह ही ऑब्लिक शी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे भी आपने ही लिखा है उसका मतलब ये होगा कि उसमें शी भी आएगा। मतलब जो प्रोविजंस मेल को मेल असेसी को या फिर मेल डायरेक्टर को एप्लीकेबल है, वही सारे प्रोविजंस फीमेल को भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे, दोनों के जेंडर कवर हो रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। मतलब जो सेंट्रल एक्ट्स है, सेंट्रल एक्ट्स मतलब क्या, और जो सेंट्रल एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जो पूरे कंट्री को एप्लीकेबल है। ठीक बात है, जैसे कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, पूरे कंट्री को एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट सारे स्टेट्स को एप्लीकेबल होगा, पूरे कंट्री को एप्लीकेबल होता है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट भी एक सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, वही लिखा है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एग्जांपल यहाँ लिखा है ही शैल आल्सो इंक्लूड शी। तो कोई प्रोविजन अगर ही इस वर्ड से बना है तो उसमें शी भी आएगा, दोनों भी जेंडर्स कवर हो रहा है, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट के थ्रू यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और यहाँ लिखी है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट्स। अच्छा, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक टर्म है जो एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे, सीपीटी लेवल पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ठीक है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और फिर लिखा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट। ओके, तो अलग अलग एक्ट में अगर सेम टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मान के चलो ये एक्ट में इनका डेफिनेशन नहीं दिया है, तो हम लोग किसको रेफर करेंगे? हम लोग रेफर करेंगे द जनरल क्लॉजेस एक्ट को। बेसिकली आपको बोलने का मीनिंग यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान के चलो इस एक्ट में, इस एक्ट में और इस एक्ट में, तीनों भी एक्ट में सेम टर्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ना रेफरेंस दिया गया है उसमें कोई और एक्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये टर्म का डेफिनेशन जो है वो ढूंढेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट से। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होगा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट विल कम टू रेस्क्यू व्हेनेवर द वर्ड और टर्म इज नॉट डिफाइंड इन एनी पर्टिकुलर एक्ट। तो कोई पर्टिकुलर एक्ट में अगर कोई चीज का डेफिनेशन नहीं है, तब हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ बढ़ेंगे और वहां से उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है, टू अवॉइड सुपरफ्लुइटी ऑफ लैंग्वेज इन स्टैट्यूट। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है एक्सेसिव और अननेसेसरी वर्ड्स। सुपरफ्लुइटी मतलब अननेसेसरी। ठीक है, ओके, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कोई स्पेसिफिक एक्ट में कोई अगर चीजों को एक्सप्लेन करना है, प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है, तो बहुत बार क्या होता है पता है, बहुत बार प्रोविजंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों ऐसा? बिकॉज जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो डिटेल उसका मीनिंग बताता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेनेवर द लॉ प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट हैज पावर टू अपॉइंट अ रिसीवर, इट मींस इट हैज आल्सो गॉट द पावर टू रिमूव और सस्पेंड इट। सपोज कोई स्पेसिफिक लॉ में ऐसा लिखा गया है कि कोर्ट के पास पावर है कोई पर्सन को अपॉइंट करने का। ठीक है बच्चों, पावर टू अपॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट में कोर्ट के पास पावर है अपॉइंट करने का, इतना ही लिखा है, तो हम लोग उसका मीनिंग ये भी निकालना चाहिए कि अगर कोर्ट के पास पावर है अपॉइंट करने का, तो उनके पास पावर भी रहेगा उसे रिमूव करने का या सस्पेंड करने का। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट साइलेंट है, मान के चलो कोई एक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि कोर्ट के पास पावर है कोई पर्सन को अपॉइंट करने का, तो आगे की चीजों का मीनिंग हम लोग खुद से निकालेंगे, क्योंकि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा है। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या बोलता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट ये बोलता है कि अगर कोर्ट के पास कोई एक्ट के थ्रू पावर मिला है किसी पर्सन को अपॉइंट करने का, तो हम लोग ये भी मान के चलेंगे कि वही कोर्ट के पास पावर रहेगा वो पर्सन को निकालने का और सस्पेंड करने का भी। ठीक है, तो पावर टू अपॉइंट मींस आल्सो मीन वुड आल्सो मीन पावर टू रिमूव और सस्पेंड। तो बच्चों इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से सेंट्रल एक्ट्स का लैंग्वेज काफी शॉर्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल एक्ट्स जो है इन्हें ज्यादा डिटेल में मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग सिर्फ इतना मेंशन करेंगे कि कोर्ट हैज गॉट द पावर टू अपॉइंट। ठीक है, तो आगे का मीनिंग हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट से निकाल रहे हैं कि पावर टू अपॉइंट मतलब
पावर टू रिमूव एज वेल एज पावर टू सस्पेंड। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो हेल्प कर रहा है एक तरीके से बाकी एक्ट्स का लैंग्वेज शॉर्ट करने में, और बाकी एक्ट्स में अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो। इस तरीके से जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो इसका पर्पस है। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे बताया। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये सेंट्रल एक्ट्स के रेगुलेशंस को, सेंट्रल एक्ट्स के लैंग्वेज को शॉर्ट करता है। दूसरा मैंने ये बोला है कि यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है, कोई टर्म कहीं डिफाइन नहीं है तो इस एक्ट का डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज मैंने अभी बोली है, जहां पे भी अननेसेसरी वर्ड्स है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग दिस स्पेसिफिक एक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और यहाँ पे जनरल क्लॉजेस एक्ट से जुड़े और कौन से बेसिक पॉइंट्स हमें देखने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, हाउ इज एन एक्ट पास्ड। ठीक है, तो बच्चों अगर ये चीज जो है हमें आज के तारीख में समझनी है, मतलब बेसिकली देखो बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद में काफी सारे चेंजेस हुए इंडिया में। ठीक है, आज अगर कोई लॉ पास करना है, कोई एक्ट पास करना है तो उसका एक प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर को हमको एक बार समझ के लेना जरूरी है बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी नया एक्ट पास करना है, मान के चलो गवर्नमेंट को अगर न्यू लॉ पास करना है तो क्या होगा, उसके कुछ स्टेप्स है, देखते हैं एग्जैक्टली स्टेप्स किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड होंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी लॉ को पास करने के पहले उसका ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग मतलब क्या बच्चों, ड्राफ्टिंग मतलब अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कोई भी एक्ट को बनाने के पहले उसका एक रफ प्रोफॉर्मा हमें बनाना पड़ता है। सही बात है, तो बच्चों ड्राफ्ट इज ओनली अ रफ वर्क, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, इसमें काफी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ को अमेंड मतलब कोई भी लॉ को लागू करने के पहले हमें ड्राफ्ट बनाना पड़ता है और ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में। यस, यहाँ लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट में उससे इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके उसका फर्स्ट रीडिंग किया जाता है। ठीक है, उसको रीड किया जाता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन की वजह से बहुत सारे और नए पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको एक्ट में लाने के पहले ड्राफ्ट में चेंजेस करना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, तो बच्चों ये देखो ड्राफ्ट जो है वो रफ वर्क है, पार्लियामेंट में उसे इंट्रोड्यूस करके उसका फर्स्ट रीडिंग होता है। उसके बाद इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक। इसका मीनिंग है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो भी ड्राफ्ट है ना, ठीक है, ये जो भी मटेरियल है इसको हम लोग वेबसाइट पे पुट करते हैं और पब्लिक से हम लोग कमेंट्स इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली दिस इज एक्चुअली लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर पब्लिक। तो पब्लिक से हम लोग कमेंट्स पहले एक्सेप्ट करते हैं और हो सकता है कि यहाँ पे उसमें ड्राफ्ट में चेंजेस हम लोग ला रहे हैं बिकॉज ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, तो जनरल पब्लिक में से कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चेंजेस लाने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो इनपुट्स हम लोग पब्लिक से लेंगे, उनका सजेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है डिस्कशन बाय कमिटी। बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटी क्या होती है, देखो कोई भी लॉ को बनने के लिए नॉर्मली एक कमिटी फॉर्म की जाती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट को बनाने के पहले ईरानी कमिटी बैठी थी। ठीक है, जे ईरानी कमिटी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट एक्ट अपने देश में जो हम लोग इतना यूज करते हैं, आपके सिलेबस का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट को जे ईरानी कमिटी ने यहाँ पे फाइनलाइज किया था। ठीक है, तो कमिटी जो होती है ना, इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं। ओके, और ये डिस्कशन करने के बाद में ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड जो स्टेटमेंट होते हैं, लॉ के प्रोविजन जो होते हैं ना, ठीक है, ये सामने रखते हैं हाउसेस के अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो हाउसेस है इनका अप्रूवल लगेगा और लास्ट में फाइनली अप्रूवल लगता है प्रेसिडेंट का। दिस इज मियर फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है बच्चों ये साइन करते हैं। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल एक्ट को पास करने के लिए। जो एक्ट पूरे इंडिया के हर स्टेट को एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल लेवल पे जो एक्ट बन रहा है, इसको फाइनलाइज करने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जरूरी है। और जो एक्ट स्टेट के हद तक होता है, स्टेट के एक्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनका सिग्नेचर लगता है। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि गवर्नर इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट के लिए जो गवर्नर है, ठीक है, वो उनका रोल प्रेसिडेंट के लिए होता है। जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं सेंट्रल एक्ट्स को पास करने के लिए, वैसे ही स्टेट के कोई एक्ट को पास करने के लिए गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, और एक बार ये पास हो गया ना बच्चों, तो अब पब्लिक को कैसे समझ में आएगा, वेरी वेरी सिंपल। पब्लिक को समझ में आता है ऑफिशियल गजेट से। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, दिस इज बेसिकली डिक्लेरेशन। ऑफिशियल गजेट मतलब ये पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हम लोग ढिंडोरा पीट के बता रहे बेसिकली कि देखो ये एक्ट अब पास हो चुका है और ये अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। ठीक बात है, तो बच्चों इस तरीके से एक्ट को पास किया जाता है। ठीक है, उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ये मॉडर्न तरीका है कोई भी लॉ को पास करने का। अच्छा, अब मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज बच्चों ये जो है एक्ट में बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट एक चीज आपको और बताऊं, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे ना,
वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस एक्ट को लेके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है इसमें बहुत कुछ ऐसे टर्म्स है जो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चीजों को आसान करने के लिए हम लोग इसलिए इतने बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। तो अभी ये मैंने आपको मॉडर्न तरीका बताया है कोई भी एक्ट को आज आप कैसे पास करोगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, बट इंडिया का हिस्ट्री और इंडिया का ज्योग्राफी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के तरीके एक्ट को पास करने के बहुत अलग थे और आज का तरीका एक्ट को पास करने का बहुत अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो इस एक्ट के डेफिनेशंस में बार बार इस्तेमाल होंगे। वो टर्म्स जो है वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे जब तक मैं आपको इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना बताऊं। ठीक है, तो बच्चों अगला पॉइंट सीखने के पहले मैं आपको सबसे पहले इंडिया के स्टेट्स किस तरीके से बने हैं उसका ब्रीफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये बताने वाला हूं। ठीक बात है, तो पहले हम लोग वो पॉइंट चेक करते हैं, फिर हम लोग अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, देखो यहाँ लिखा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको एक चीज और बता दूं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आपको सिर्फ ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आपका नॉलेज जो है एनहांस करने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्मूथली क्लियर करने के लिए। ठीक है, दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली कि इंडिया में कैसे कैसे चेंजेस हुए और लॉस पहले से लेके अभी तक किस तरीके से पास होते थे और अब कैसे हो रहे पास। ठीक है, तो बच्चों देखो 1858 से लेके 1947 ये जो ड्यूरेशन है इट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश राज। सभी को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनका जो रूल था वो काफी लंबे टाइम तक था इंडिया पे। ठीक है, तो बच्चों ये जो टाइम फ्रेम है ना 1858 से लेके 1947, इस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया में लॉज पास करती थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वॉइस रॉय जो है इन्हें पावर देते थे कि वॉइस रॉय जो है, जनरल वॉइस रॉय जो है, ये लोग क्या करते थे, ये एक्ट पास करते थे इंडिया के लिए। ठीक बात है, तो ब्रिटिश राज में डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही पूरा रूल था और यही लोग जो है वो इंडिया के लिए एक्ट पास करते थे, लॉज पास करते थे। ठीक बात है, बट फिर बच्चों 1947 में क्या हुआ हम सबको पता है। ठीक है बच्चों, 1947 इस साल में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है, ये सभी को पता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस जो है बच्चों, इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस और हुए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बट बच्चों ये चीजें किस तरीके से हुई और कैसे बाउंड्रीज डिसाइड हुए, ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफली। ठीक है, तो 1947 में बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए माउंटबेटन प्लान बना था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान का दो पर्पस था, जिसमें से एक पर्पस ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज को डिवाइड करना। अब यहाँ पे ये हो रहा था कि जो भी मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, इनको बोला गया था कि आप लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। तो माउंटबेटन प्लान में बच्चों क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्री सेपरेट हो गए। सेपरेट करने का बेसिस ये था कि मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में चलेगी और बाकी एरिया जो था वो इंडिया का हो गया। ठीक है, बट बच्चों पाकिस्तान और इंडिया ये दो अलग हो गए, इतना आसान काम तो नहीं था। उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है, इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का राज हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट्स मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज थे, प्रोविंसेस थे जो राजा महाराजा के कंट्रोल में थे। तो अब ये भी बहुत करना जरूरी था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनका इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी था। देखो आपको ये चीज मैं अभी बताता हूँ, आज अगर कोई सेंट्रल एक्ट पास होता है तो इंडिया के सारे स्टेट्स को एप्लीकेबल होता है। बट बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रिंसली स्टेट्स का राज था, तो प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग एरियाज में अपने अपने हिसाब से राजा महाराजा खुद के लॉज पास करते थे। तो ये नहीं होना चाहिए और पूरे के पूरे कंट्री के लिए एक ही लॉ पास होना चाहिए। ये इंटेंशन से प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया, और प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन बच्चों दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, यहाँ लिखा देखो, ये माउंटबेटन प्लान का एक और इंटेंशन था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया में सबका इंटीग्रेशन करके एक पूरा इंडिया बनाया जाए। ठीक बात है, तो बच्चों ये काम जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम सब लोग जानते हैं इनको। ठीक है, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज एफर्ट्स फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया। ठीक बात है, तो बच्चों अब ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे इनके पास ऑप्शन रखा गया, आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन था,
इन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन कर ली, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। अच्छा, मेजॉरिटी और प्रिंसली स्टेट जो थे बच्चों वो इंडिया का हिस्सा बने। ठीक है, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, नहीं तो आप इंडिया ज्वाइन करो। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, आप खुद को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान और इंडिया खुद से ज्वाइन करने वाले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ये जो प्रिंसली स्टेट जो थे ना बच्चों, इनको इंडिया ज्वाइन करने के लिए, इंटीग्रेट होने के लिए इंडिया में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच एग्जैक्टली क्या होता है? सी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच में हम लोग सबसे पहले कैरेट के थ्रू इंसेंटिव देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैरेट मतलब, कैरेट इज अ मेटाफोर विच इज यूज्ड, जिससे हम लोग ये बता सके कि देखो अगर आप इंडिया में इंटीग्रेट होते हो तो हम आपको बहुत सारे फायदे देंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स को लालच दिया गया था कि आप इंडिया में इंटीग्रेट हो जाओ। ठीक है, अगर आप इंडिया में इंटीग्रेट होते हो तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, बहुत सारा मेंटेनेंस का आपको खर्चा देंगे। ठीक है, तो ये चीज बोल के प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, इसमें स्टिक अप्रोच क्या है? स्टिक मतलब बच्चों, स्टिक इज अ मेटाफोर फॉर पनिशमेंट। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये भी बोला गया था कि अगर आप इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होते हो तो आपको मिलिट्री अटैक से फिर आप हमको हमको जबरदस्ती इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से उनको पनिशमेंट का भी यहाँ पे पॉइंट रखा गया था। तो बच्चों इस चक्कर में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में इंटीग्रेट हो गए। कुछ ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता था, जिसमें एक क्लासिक केस है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर का क्या हिस्ट्री ये भी मैं आपको बताता हूँ। इससे बच्चों आपके बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर हो गए। आप लोग बहुत बार ये पढ़ते आए हो शायद से कि बहुत सारे एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पे और बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो मुस्लिम था। ठीक है, बट बहुत लोगों को ये लग रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज उनके जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, ही वाज अ हिंदू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इशू ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, ये ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बन पा रहा था और ना ही इंडिया का हिस्सा बन पा रहा था। महाराजा हरि सिंह इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर को देखना चाहता है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना बच्चों, बिकॉज ऑफ फ्यू इश्यूज, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह है इन्होंने डिसाइड किया कि इसे इंडिपेंडेंट ही रखेंगे। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को अटैक करना स्टार्ट करता है, और तब जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा है ये इंडिया के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, बट क्योंकि इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट नहीं किया गया था, इसीलिए इन्हें बोला गया कि आपको हम लोग हेल्प तभी करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि आपको हम लोग हेल्प तभी करेंगे अगर जम्मू एंड कश्मीर को आप इंडिया का हिस्सा ट्रीट करो तो। और तब से बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और वहां से 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का भी हिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखो आपको एक चीज और बताता हूँ। 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, स्टेट्स जो है वो इंटीग्रेट हो गए। ओके, इसमें बहुत टाइम हो गया, और 1950 में एक खास चीज हुई। 1950 में 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक बनी। अच्छा, इंडिया रिपब्लिक बनी, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? जब हम लोग बोलते हैं कि इंडिया रिपब्लिक बनी, मतलब इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये कि अब जो भी लॉ बनेगा सेंट्रल लेवल पे वो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो काफी टाइम के बाद 1947 से लेकर 1950 तक 3 साल लग गए इंडिया को रिपब्लिक बनने में। ठीक है, और जब इंडिया रिपब्लिक बन गई तब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ड्राफ्ट हुआ कि अब हम लोग प्राउडली ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो एक्ट जो बना है ना, ये पूरे इंडिया के हर स्टेट को एप्लीकेबल होगा। ठीक बात है, तो बच्चों ये था इंडिया का हिस्ट्री। अब आपको एक और खास चीज बोलता हूँ। सी, 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती थी, और 1950 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया खुद के लॉज खुद बना सकती है, और ये लॉज पूरे सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल हो गए। ठीक बात है। ओके बच्चों, एक चीज और यहाँ पे खास है कि 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, 1950 के बाद में इंडिया खुद के लॉज खुद बना सकती है। ठीक है, तो 1947 से 1950 के बीच में का जो पीरियड था, इसमें अगर कोई लॉ पास होना है तो कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको मैं बताने वाला हूं इस पॉइंट के बारे में। ओके, तो देखो 1950 में 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन गया। अब जो भी कानून बनेगा पूरे सेंट्रल लेवल पे हम लोग बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक बात है बच्चों। बट 1950 में जो स्टेट्स थे ना वो बहुत अलग तरीके से थे। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूं, आज हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में 29 स्टेट्स है, ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं दिल्ली को एनसीआर है। ओके, तो इस तरीके से जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आज हम लोग जानते हैं, ऐसा 1950 में नहीं था। और जो आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप 1950 का इंडिया का मैप चेक करोगे ना तो बहुत डिफरेंट था आज के मैप से। ठीक है, इसमें अगर मुंबई जो है, आज हम लोग मुंबई को एक सिटी के तौर पे जानते हैं, बट पहले मुंबई जो था वो एक बहुत अलग रीजन था। इनफैक्ट मुंबई गुजरात को भी कवर करता था, इतना बड़ा रीजन था। हैदराबाद एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, राजस्थान नाम का कोई स्टेट नहीं था, बल्कि राजपूताना नाम का एरिया था। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग प्रोविंसेस बने थे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है 1952 में। ठीक है, एक बहुत ही महान रिवोल्यूशनिस्ट जो है, रिवोल्यूशनरी जो है, यहाँ पे इनके एफर्ट्स की वजह से आंध्र प्रदेश जो है ये पहला ऐसा स्टेट बनता है जो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे इनको अलग किया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा पोटी श्री रामुलु, ये जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडेफिनिट फास्ट किया और इनका डेथ भी हो गया 58 डेज के बाद। इनका ये कहना था, इनकी मांग ये थी कि हैदराबाद जो बहुत ही बड़ा एरिया है, ठीक है, हैदराबाद सच में बहुत बड़ा एरिया था, आपको अंदाजा लगेगा अगर आप मैप थोड़ा गूगल सर्च करके देखोगे तो। हैदराबाद जो इतना बड़ा एरिया है, इसमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करके एक अलग स्टेट बनाना चाहिए, ऐसा इनका बोलना था। इनका बोलना ये भी था कि जितने भी एरियाज है इंडिया में, उन्हें हम लोग स्टेट कैसे बनाएंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे। जो एरिया में जो लोग ज्यादा लैंग्वेज बात करते हैं उसको एक अलग स्टेट बनाना चाहिए, ऐसा इनका बोलना था। और इनके एफर्ट्स की वजह से जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार एक ऐसा स्टेट फॉर्म किया जो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हो रहा है। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोगों को इंटीग्रेट करके एक स्टेट बन गया। और बच्चों 1952 से लेकर 1956 तक ये स्ट्रगल चलता रहा। फिर 1956 में एक ऐसा एक्ट आया जिसने क्या किया, जिसने यहाँ पे सारे स्टेट्स को फॉर्म किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो बच्चों 1950 से लेकर 1956 तक जो स्टेट्स जो बनते थे ना वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनते थे। बट 1956 के बाद क्या हुआ, 1956 के बाद जो भी स्टेट्स इंडिया में बने वो सब लैंग्वेज के बेसिस पे बने। ठीक बात है। तो बच्चों अगर मैं बोल रहा हूँ आज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र बोलते हम हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे ये वो स्टेट है जहाँ पे मराठी लोग ज्यादा मराठी में बात करते हैं। गुजरात बोलते ही मेरे दिमाग में आएगा, अरे ये गुजराती बोलने वाले लोगों का स्टेट है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे हमने आज स्टेट्स पूरी तरीके से बनाए। ठीक बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये था इंडिया का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैं इतनी सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोसीजर ऑफ पासिंग एक्ट्स इन इंडिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इंडिया में आज एक्ट कैसे पास होता है। अब हम लोग ये देखेंगे पहले एक्ट कैसा पास होता था। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझाया कि कब कौन से ईयर में, कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चार्ट से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्ट्स पहले कैसे पास होते थे और आज कैसे हो रहे हैं। ठीक है, देखो 1858 से लेकर 1947 ये ब्रिटिश राज का टाइम था बच्चों। और यहाँ पे एक्ट को पास करने के लिए वॉइस रॉय, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास सारे पावर्स थे। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जरूरी है, वैसे पहले ब्रिटिश राज में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका पूरा का पूरा यहाँ पे काम था एक्ट को पास करने का। सारे पावर्स इनके पास थे। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक्ट को पास करना थोड़ा आसान हो गया। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले 1947 से लेकर 1950 इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर कोई एक्ट पास होना है तो वो कैसे होगा। देखो बच्चों ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरा में बना है। ठीक बात है। अच्छा 1947 से 1950 में भी कोई एक्ट बना है क्या? आंसर इज यस। इनफैक्ट जो सीएस का एक्ट है, आईसीए, ठीक है, इसका ईयर 1949 है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 इसका ईयर है। तो जो ये एक्ट जो पास हुआ है ना, ये कैसे पास हुआ रहेगा, दिस इज अ क्लासिक केस। तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तब हम लोग एक्ट कैसे पास करते थे? आंसर इज प्रोविजनल असेंबली में पास होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोविजनल? प्रोविजनल मतलब टेम्पररी। ठीक है, यहां लिखा देखो टेम्पररी
असेंबली में ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और इसको हम लोग, ये टाइम फ्रेम को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। डोमिनियन लेजिस्लेचर कोई भी अगर आपको पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो टाइम फ्रेम है जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया था बट इंडिया रिपब्लिक नहीं हुई थी। सही बात है। तो बच्चों डोमिनियन लेजिस्लेचर जो है इसके थ्रू ये एक्ट पास हुआ था, ओके। और यहाँ लिखा देखो, हेडेड बाय किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, ओके। इनके लीडरशिप में ये एक्ट पास होते थे, ये टाइम फ्रेम है, ओके। अच्छा बच्चों यहाँ पे लिखा है देखो, लॉज वेर गवर्न बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले भी गवर्नर जनरल थे, इसके बाद में भी गवर्नर जनरल ही थे। क्यों ऐसा? बिकॉज अभी तक पूरी तरीके से इंडिया रिपब्लिक तो बना नहीं था। तो ये टाइम फ्रेम में अगर एक्ट पास करना है तो प्रोविजनल असेंबली में, डोमिनियन लेजिस्लेचर में एक्ट पास होते थे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो बच्चों, इंडियन हेड ऑफ स्टेट जो थे ना, ये दो लोग थे, ठीक है। लुई माउंटबैटन एंड सी राजगोपालाचारी, ठीक बात है बच्चों। लुई प्रोनाउंस करना है ऐसे साइलेंट, लुई माउंटबैटन एंड सी राजगोपालाचारी, ये दो लोगों ने हेड बना, ये दो लोग हेड बने थे, इंडियन हेड ऑफ स्टेट थे, और इनके थ्रू एक्ट पास होते थे। ये स्पेसिफिक 3 साल के टाइम फ्रेम में, 1947 से लेकर 1950 तक। इसके बाद जैसे इंडिया रिपब्लिक बन गई तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसके थ्रू हम लोग एक्ट पास करते थे, ठीक बात है। तो बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूं और आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा। देखो अभी मैंने यहाँ पे 1950 से 1956 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 56 के बाद स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हो गए, ठीक है। तो ये देखो, ये तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1956 के बाद क्या होता? नाउ देयर इज नो बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को अलग कर रहा है। अच्छा, इसके पहले क्या था बच्चों? इसके पहले 1950 से लेके 1956 का जो टाइम था, इस टाइम में इंडिया में जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी प्रिंसिपल स्टेट्स थे, वो तो इंटीग्रेट हो गए थे इंडिया में, ठीक है। 3 साल में इंटीग्रेट हो गया था। इंटीग्रेशन के बाद में, इंडिया का हिस्सा बनने के बाद, जो स्टेट्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंबई एक स्टेट था, और मुंबई जो है प्रोविंस था, बहुत लंबा, बहुत बड़ा एरिया था। हैदराबाद जैसे आज एक सिर्फ सिटी है, पहले हैदराबाद बहुत बड़ा एरिया था। राजपूताना बहुत अलग एरिया था, ठीक है। बंगाल एक अलग एरिया था, मद्रास प्रोविंस था। तो इस तरीके से जो स्टेट्स जो थे ना बच्चों, बहुत अलग तरीके से क्लासिफाई होते थे। 1950 से लेकर 1956 के दौरान इंडिया के जो एरियाज है, अलग अलग जो प्रोविंसेस है, उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करते थे, ठीक है। और ये है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अच्छा, ये पार्ट्स क्या है बच्चों? देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अलग अलग एरियाज के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करते थे। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके जो उनके मेन अथॉरिटीज है, इनका कंसेंट जरूरी होता था कोई भी एक्ट को पास करने के पहले। जैसे कि पार्ट ए में जो भी एरियाज है, ठीक है, गवर्नर्स प्रोविंस इनको हम लोग नाम देंगे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो थे ना, इसको हम लोग पार्ट ए स्टेट्स में पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी में राज प्रमुख, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे कि आज प्रेसिडेंट है, वैसे वहां पे राज प्रमुख होते थे पार्ट बी स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स का जो एरिया है वो सब इसमें आएगा। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर और प्रिंसली स्टेट्स जो है, दोनों का मिला के जो कंबाइंड एरिया है, उसको हम लोग पार्ट सी स्टेट्स में लाते हैं। और पार्ट डी में बच्चों ये दो ही एरियाज थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। ये जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए, राज प्रमुख हो गए, और यहाँ पे गवर्नर्स प्रोविंस हम लोग जो बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो साइन करते थे कोई भी एक्ट को पास करने के पहले। जैसे कि हम लोग आज सिर्फ 2 ही लोगों को जानते हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरे स्टेट के गवर्नर, साइन करने के लिए, एक्ट को कंफर्म करने के लिए, पास करने के लिए। वैसे पहले अलग अलग एरियाज को हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से डिवीजन करते थे। बट ये सब डिवीजन बंद हो गया 1956 से, बिकॉज ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट बना था, और उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से लैंग्वेजेस को बेसिस मान के स्टेट्स को हम लोग बाइफर्केट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये सारा डिवीजन जो है आपको समझ में ही नहीं आता ना जब तक हम लोग हिस्ट्री नहीं समझते थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों और आगे के पॉइंट्स, इस एक्ट में क्या क्या लिखा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ठीक है बच्चों। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक बात है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, दिस इज लॉ ऑफ ऑल द लॉज, ठीक है। तो बच्चों जनरल क्लॉजेस एक्ट ये किधर एप्लीकेबल होगा? ये डिपेंड करता है सेंट्रल एक्ट पे, ठीक है। तो अगर कोई सेंट्रल एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है,
तो जो जनरल क्लॉजेस एक्ट भी उस एक्ट के लिए जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा देखो, if a central act applies to Jammu and Kashmir, the General Clauses Act 1897 will also apply to Jammu and Kashmir. If a central act does not apply to Jammu and Kashmir, General Clauses Act 1897 will also not apply to Jammu and Kashmir. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इतने टाइम से पढ़ते हैं बच्चों द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सबसे बेसिक एक्ट है, इनफैक्ट मेरे को लगता है सारे ही स्टूडेंट्स ने सबसे पहला एक्ट यही पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं बच्चों की द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सारे स्टेट्स को एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस हुए, वो अभी फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हम लोग अभी तक क्या पढ़ता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का अगर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल करना है तो ये सेम उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हद तक, क्योंकि मेन एक्ट ही जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट को भी हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई एक्ट सेंट्रल एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल होता है तो वहां पे जनरल क्लॉजेस एक्ट को भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो इस तरीके से हमें इसका स्कोप जो है वो डिफाइन करना है। स्कोप क्या है इसका, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, ये डिपेंड करता है सेंट्रल एक्ट पे। अच्छा, एक चीज और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल क्लॉजेस एक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स को एप्लीकेबल है, ये स्टेट के एक्ट्स को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक बात है, यहाँ लिखा देखो नोट्स में, ये भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 इज एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स। सेंट्रल एक्ट्स पे लगता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एक्ट एंड स्टेट एक्ट्स में बता चुका हूँ। स्टेट एक्ट्स सिर्फ उस स्टेट के हद तक एप्लीकेबल होता है, सेंट्रल एक्ट्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ये जो एक्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये स्टेट्स को एप्लीकेबल नहीं। बच्चों खास चीज क्या है, जो भी स्टेट के एक्ट्स है, जैसे कि मान के चलो कोई स्पेसिफिक एक्ट है जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए बना है, तो उसमें अगर कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो कहां से हम लोग उसका मीनिंग निकालेंगे, आंसर इज स्टेट के लॉज के लिए अलग से सेपरेट एक्ट्स बने हैं जो इन लाइन है जनरल क्लॉजेस एक्ट के। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, जितने भी स्टेट्स है अपने कंट्री में, हर स्टेट ने अलग से उनके खुद के स्टेट के लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट लगाया। ठीक है, मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पूरे सेंट्रल एक्ट को एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बट जो स्टेट के जो लॉज है, हर स्टेट क्या करते हैं, हर एक स्टेट ने खुद का अलग सेपरेट एक जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया। ठीक है, तो वो स्टेट वाला जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ना वो एप्लीकेबल होगा स्टेट के लॉज को। ठीक है, और ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ये सारे सेंट्रल एक्ट्स को एप्लीकेबल होता है। तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन हमें करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड जब भी हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेफिनेशंस जो है उसके कैसे बाइफर्केशन किए गए हैं और इसमें हमें इस एक्ट में कौन से टर्म्स को पढ़ना है। ठीक बात है, तो बच्चों देखो यहाँ डेफिनेशंस जो है ना उसके बारे में कुछ लिखा गया है, राइट। सी डेफिनेशंस जो होते हैं ना बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन और दूसरे होते हैं क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये एग्जैक्टली क्या होता है देखो, मैं एग्जांपल से आपको ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के दो टाइप्स कौन से, फर्स्ट कैटेगरी है ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, सेकेंड कैटेगरी है क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। अच्छा बच्चों, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन में यहां लिखा है इंक्लूसिव। अच्छा, ये इंक्लूसिव टाइप के डेफिनेशन ये एग्जैक्टली क्या होता है, सी बच्चों अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके ये चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मान के चलो सपोज मैं एक बहुत सिंपल टर्म एनिमल को डिफाइन कर रहा हूं, से मेरे को एनिमल क्या है ये डिफाइन करना है। ओके, तो सपोज मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि एनिमल इंक्लूड्स कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एनिमल इंक्लूड्स कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस तरीके से एनिमल ये टर्म को डिफाइन करता हूं तो इससे ना बहुत सारी चीजें मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सिर्फ इतना बोला, देखो एनिमल में कैट्स और डॉग्स आते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या ये है कि इसमें और भी बाकी चीजें आ सकती है। इसमें क्या बफेलो आ सकता है, जी हाँ। इसमें पिकॉक आ सकता है, जी हाँ। इसमें टाइगर आ सकता है, जी हाँ। देखो अब ऐसे डेफिनेशन जो होते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जब लॉ में कोई चीज को डिफाइन किया है
और इंक्लूसिव तरीके का डेफिनेशन है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो डेफिनेशन में और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसपे बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं और कोर्ट हो सकता है कि उन डिस्प्यूट को रिजोल्व करे। ठीक है, तो यहां लिखा है देखो, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग इंक्लूसिव डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बच्चों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 30 जो है, ये डिबेंचर इस टर्म को डिफाइन करता है। डेफिनेशन कैसा दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्टाइल किस तरीके का है उससे हमको समझ में आएगा कि ये इंक्लूसिव कैसे हो गया। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग डेट। बच्चों डिबेंचर इंक्लूड से शुरुआत की जा रही है, मतलब इसका ये कि डिबेंचर क्या है असलियत में, इसे डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि डिबेंचर में ये सारी चीजें आती है। जब ऐसा लॉ बोल रहा है कि डिबेंचर में देखो डिबेंचर स्टॉक आता है, डिबेंचर में बॉन्ड्स आता है, और डिबेंचर में हर वो इंस्ट्रूमेंट आएगा जिससे डेट का कुछ एविडेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये कि डेफिनेशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ एंड नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आने का स्कोप बढ़ गया है। तो ऐसे डेफिनेशंस को हम लोग बोलेंगे ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। इसमें बहुत सारे नई चीजें आ सकती है, इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, बहस हो सकती है, कोर्ट हो सकता है यहाँ पे इन मुद्दों को थोड़ा रिजोल्व भी करे। ठीक बात है, तो बच्चों देखो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे डेफिनेशंस जो है ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने अभी एनिमल को डिफाइन किया, ठीक है, एनिमल का डेफिनेशन अगर मैं बोल रहा हूं, एनिमल इंक्लूड्स कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इसका ये कि इसमें और भी चीज आ सकती है, बिकॉज मैंने ये बोला नहीं कि देखो एनिमल में इतनी चीज आती है, फुल स्टॉप नहीं लगाया। मतलब बोलेगा ये है कि एनिमल इंक्लूड्स कैट्स एंड डॉग्स, बोलते ही मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन को ओपन रख रहा हूं इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ये क्या होता है? ठीक है बच्चों, मान के चलो अगर सपोज एनिमल को मैं ऐसे डिफाइन करो कि एनिमल विल इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, तो ये हो गया क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ डेफिनेशंस ऐसे होते हैं जो इतने क्लियरली लॉ में डिफाइन किए होते हैं, कुछ चीजों को इतना क्लियरली लॉ डिफाइन करता है कि अब उसमें और कोई नई चीज इंसर्ट करने का स्कोप ही नहीं बचा है। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों। ऐसे डेफिनेशंस को हम लोग एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, विल सी एग्जॉस्टिव एग्जैक्टली कैसे होता है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चों कंपनीज एक्ट में 220 जो है, ये 2 क्लॉज 20 जो है ना, इसमें डिफाइन किया है कंपनी ये टर्म को। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट कंपनी को कैसे डिफाइन करता है? वेरी सिंपल, अ कंपनी मीन्स a company incorporated under the Companies Act 2013 or under any other previous law। देखो बच्चों यहाँ पे कंपनी का डेफिनेशन कैसा है, ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कंपनी हम लोग उसी को बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट में बनी है या फिर इसके पहले के कोई दूसरे लॉ में बनी है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब अब इसका ये क्लियर हो गया कि देखो ये डेफिनेशन हमने जो बोला है ना, दिस इज मीन्स वाला डेफिनेशन, नॉट इंक्लूसिव वाला डेफिनेशन। ठीक है, तो इंक्लूड्स वाला डेफिनेशन नहीं, इंक्लूड्स वाले डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें का स्कोप बढ़ जाता है, इधर ऐसा नहीं है, इधर इन्होंने एकदम क्लियरली डेफिनेशन को एंड किया है। एंड करने को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव। बच्चों देखो एग्जॉस्टिव ये वर्ड का मीनिंग क्या है? एग्जॉस्टिव मतलब वहां पे डेफिनेशन एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब इसमें और अपने हिसाब से कोई नई चीज लाने का स्कोप ही नहीं बचा है। दिस इज नॉट ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ये डेफिनेशन इधर ही खत्म हो गया है। ठीक है, कोई भी पूछता है इसमें कंपनी में ये आएगा क्या, वो आएगा क्या, अब पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि देखो ये 2 पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करते हो, दैट्स इट, बिकॉज डेफिनेशन इज कंप्लीट हियर। ओके, तो देखो कंपनी अंडर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपनी। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेशन होते हैं बच्चों क्लोज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, इसमें और कुछ नई चीज लाने का स्कोप नहीं बचता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये डेफिनेशंस बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी तरीके से लर्न होना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंस से इसे लिख सको। ठीक बात है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, और मेरे को लगता है कि कंपनीज एक्ट में एक स्टूडेंट को लर्न करने चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और क्या लिखा है। यस, अच्छा बच्चों नोट्स यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ये हम लोग पढ़ के थोड़ा और यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है वर्ड्स मे बी डिफाइंड अंडर द एक्ट, कुछ वर्ड्स एक्ट में डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो कंपनी का डेफिनेशन मेरे को अगर चाहिए तो कंपनीज एक्ट में डिफाइन क्या है, कंपनीज एक्ट में
2 clause 20 कंपनी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को कोई वर्ड का मीनिंग अगर समझना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा क्या वो वर्ड उसी एक्ट में डिफाइन किया गया है। देखो बच्चों, जनरल क्लॉजेस एक्ट का नंबर एंड में आता है, ये आपको दिमाग रखना है। कोई टर्म अगर वही एक्ट में सही तरीके से डिफाइन किया गया है तब हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट को नहीं रेफर करते, ठीक है। अगर मेरे को कंपनी का डेफिनेशन चाहिए तो मैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में ढूंढूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत सही तरीके से कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया, ठीक है। ओके, तो अगर कोई टर्म उसी एक्ट में डिफाइन किया गया है तो मैं उसी एक्ट को यहां पे रेफर करूंगा उस टर्म को समझने के लिए। ओके, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, रेफरेंस ऑफ एनी अदर एक्ट में भी गिवन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म जो है ना उस एक्ट में डिफाइन नहीं किया जाता है, बट दूसरे कोई एक्ट में डिफाइन किया गया है और उसका रेफरेंस दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहां लिखा है, सिक्योरिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन द वन referred to in 2H of the Securities Contract Regulation Act 1956। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कंपनीज एक्ट जो है 2013 वाला, इसमें सिक्योरिटी के टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, बट कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि सिक्योरिटी का मीनिंग वही है जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या है? अगर एक्ट में डेफिनेशन नहीं दिया है तो बहुत बार ये हो सकता है कि एक्ट रेफरेंस दे रहा है कोई और एक्ट को। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को दूसरा एक्ट जाके रेफर करेंगे जहां पे वो टर्म को सही तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कि अगर मेरे को समझना है सिक्योरिटी क्या है, कंपनीज एक्ट बोलता है आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को रेफर करो, तो मेरे को वही एक्ट को रेफर करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक रेफरेंस दिया है। इधर भी आपको सिक्योरिटी टर्म जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट से नहीं समझना है, ठीक है। गलत होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट को यहां पे लेके आना, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ नॉट मतलब मान के चलो कोई वर्ड को वो एक्ट में नहीं डिफाइन किया, ना ही कोई और एक्ट का रेफरेंस दिया, डिफाइन ही नहीं किया गया, कुछ लिखा ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है, तो अब हम लोग क्लैरिटी कहां से लेंगे? अब आएगा नंबर जनरल क्लॉजेस एक्ट का। जो चीज कहीं डिफाइन नहीं है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन की जाएगी, ठीक है। तो यहां वही लिखा है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी क्या है बच्चों, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 7 में अफिडेविट वर्ड आता है, ठीक है। सेक्शन 7 में से मैं आपको याद दिला दूं, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर बताता है सेक्शन 7, ठीक है। तो बच्चों कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो अफिडेविट का यूज होता है। तो अफिडेविट ये वर्ड जो है ना इसको कंपनीज एक्ट में नहीं डिफाइन किया है। तो अगर किसी को अफिडेविट की टर्म का इंटरप्रिटेशन निकालना है तो अब क्या करना है? वेरी सिंपल, देखो वो टर्म को पहले देखो कि एक्ट में डिफाइन किया गया है क्या। इफ द टर्म और वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन दैट स्पेसिफिक एक्ट और रेफरेंस ऑफ अनदर एक्ट इज नॉट गिवन, then you need to refer general clauses act। तो यहां वही लिखा देखो, affidavit used in companies act 2013 under section 7 has not been defined under the act। तो एक्ट में इसका डेफिनेशन नहीं है, सो रेफरेंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 इज गिवन, इसलिए हम लोग इस एक्ट को अब रेफर करेंगे ताकि वो टर्म को हम लोग अच्छे से समझ सके, ठीक बात है। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन निकालना होगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। इस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूज ऑफ द वर्ड्स शाल एंड मे। अच्छा, शाल और मे में क्या फर्क है? देखो बच्चों ये बहुत बेसिक इंग्लिश है, बट इसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, शाल मतलब इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव मतलब मैंडेटरी, मीन्स इट इज बेसिकली कंपल्सरी। अगर कोई भी एक्ट में शाल ये वर्ड यूज किया गया कोई प्रोविजन में तो हम लोग इसका मीनिंग ये मानेंगे कि वो करना जरूरी है, कंपल्सरी है, सही बात है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। अच्छा नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे मे। अच्छा, कोई एक्ट में अगर मे ये वर्ड लिखा गया है, कोई प्रोविजन में मे वर्ड का यूज किया गया है तो मे मतलब क्या होगा? मे मतलब हो सकता है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मतलब बेसिकली दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। तो मे क्या है? मे इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी मतलब डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो फॉलो मत करो, आपकी मर्जी, ठीक बात है। तो बच्चों इस तरीके से शाल और मे का इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शाल मतलब कंपल्सरी इंपेरेटिव, मे मतलब इट इज ओनली डिस्क्रिशनरी, कंपनी की मर्जी, इट इज नॉट मैंडेटरी, सही बात है। अच्छा इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है बच्चों, ये काफी कंफ्यूजिंग है, ये दो बहुत इजी है, ये दो समझने में बहुत आसान है, ठीक है। बच्चों शाल एंड में दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, बट नोट क्या लिखा है, नोट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट एग्जाम्पल से आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा
समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो सकता है, द वर्ड मे हैज टू बी इंटरप्रिटेड एज शैल। अच्छा ये क्या है? देखो बच्चों, ये बहुत रेयरली ऐसा होगा कि मे लिखा है कोई प्रोविजन में, बट उसका मतलब हमें शाल जैसा निकालना है। अच्छा ये समझ में कैसा आएगा? पहली चीज, दिस हैपेंस वेरी रेयरली। ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा हमको करना होगा। ठीक है, वो भी जब एक्चुअली वो सिचुएशन उस तरीके से डिमांड करता है तभी। इसका एक ही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लैरिफाई करने के लिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ठीक है, और ये आगे उसका प्रोविजन बहुत लंबा है, बट देखो लैंग्वेज क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब यहाँ पे आप मे का मतलब ऐसा नहीं निकाल सकते हो कि देखो लॉफुल पर्पस के लिए आपको चालू करना तो करो, नहीं तो फिर कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए भी आप चालू कर सकते हो, ऐसा इसका मीनिंग नहीं निकालना है। कोई भी लॉ ये नहीं बोलेगा कि आप अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई कंपनी को चालू करो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा बच्चों, कोई भी कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए चालू नहीं कर सकती है, खुद के बिजनेस को नहीं यहाँ पे प्रोसीड कर सकती है। कंपनी जब भी फॉर्म होती है तो उसका पर्पस लॉफुल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मे भले ही लिखा है, बट अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बोला कि मे मतलब नॉट मैंडेटरी, हमारी मर्जी से हम लोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड जो है ना, इसका इंटरप्रिटेशन शाल निकालना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स इट में हैपन दैट द वर्ड मे हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज शाल। ठीक है, एक्चुअली ये बिल्कुल फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करे। अगर मैं होता था, अगर मेरे हाथ में कुछ पावर्स होते थे, तो मैं इसको मे को हटा के शाल ही लिखता था, एक्ट मी मतलब बेसिकली, बट क्योंकि यहाँ लिखा है उस हिसाब से हमको ये इंटरप्रिटेशन करना जरूरी हो गया। ठीक बात है, तो बच्चों फिर से बता रहा हूँ, शाल इज इंपेरेटिव, इट इज मैंडेटरी, आपको ये करना जरूरी हो जाएगा। मे मैंडेटरी नहीं होता है, ये डायरेक्टरी है, मतलब आपको ये करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके, देखते हैं बच्चों आगे बढ़ के, डेफिनेशंस भी हमें पढ़ने हैं इस एक्ट में, तो हम लोग देखते हैं और कौन सी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है। बच्चों पहले हम लोग प्रियम्बल का डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशंस की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रियम्बल का, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है। ओके, पहले तो आपको मैं बता दूं एग्जैक्टली प्रियम्बल क्या पर्पस सर्व करता है। ठीक है बच्चों, कोई भी एक्ट जो है ना, जब बनता है तो एक्ट की शुरुआत प्रियम्बल से की जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रियम्बल जो है उसका पर्पस क्या होता है? देखो प्रियम्बल जो है ना, वो एक्ट को बनाने वाले पर्सन का इंटेंशन क्लियर करता है। ठीक है, प्रियम्बल एकदम शॉर्ट में एक या दो लाइंस में, ठीक है, लिखा जाता है, और जिससे हमें एक्ट के बारे में थोड़ा एक आइडिया आता है, एक्ट को बनाने का क्या पर्पस है, उसका क्या मेन रीजन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन है, ये क्लियर होता है एक्ट को बनाने के पहले जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो लिखा है एक्सप्रेसेस द स्कोप ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक है, मतलब एक्ट का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या मेन रीजन है एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमें प्रियम्बल पढ़ के समझ में आता है। ओके, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मेन इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, मतलब जिसने लॉ बनाया है, लॉ मेकर जो है उसका क्या इरादा था, मेन इंटेंशन क्या था एक्ट को बनाने का, ये प्रियम्बल पढ़ के क्लियर होता है। ठीक है, इट डज नॉट ओवरराइड द एक्ट, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? प्रियम्बल जो होता है ये एक्ट के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये एक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्ट का रीजन बताने के लिए प्रियम्बल बनता है। तो प्रियम्बल में जो भी लिखा जाता है ये एक्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, बट कैन एड इन इट्स इंटरप्रिटेशन, मतलब ये मदद करता है एक्ट को सही तरीके से इंटरप्रेट करने में। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों प्रियम्बल लिखा है कंपनीज एक्ट का। ओके बच्चों, ये कंपनीज एक्ट 2013 का प्रियम्बल जो है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा है। ओके, ये मैंने इसलिए लिखा है जानबूझ के, बिकॉज ये बहुत छोटा सा प्रियम्बल है इसका, ताकि स्टूडेंट्स को लर्न करने में आसानी हो। एग्जाम में अगर प्रियम्बल पे क्वेश्चन आ गया छोटा सा, तो आपको एक एग्जाम्पल तो बिल्कुल कोड करना चाहिए यहाँ पे प्रियम्बल का, और ये कंपनीज एक्ट का प्रियम्बल बहुत आसान है लर्न करने के लिए। देखते हैं एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट 2013 का प्रियम्बल क्या कहता है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। अच्छा, ये बहुत अजीब सा प्रियम्बल है सर, आपने तो बोला था कि प्रियम्बल से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, ये क्या लिख दिया सर? देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये नया एक्ट है। नया एक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज पहले कंपनीज के लिए अलग से 1956 वाला एक्ट था। ठीक है, तो 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है, इसका प्रियम्बल क्या बोलता है? देखो 2013 वाला जो एक्ट है ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोग कंपनीज से जुड़े हुए पहले के एक्ट्स को कंबाइन करके उन्हें और
अमेंड करे, उन्हें चेंज करे। ठीक है, तो बच्चों ये इसका मेन पर्पज है। ओके, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, यानी कि 2013 के पहले जो भी पुराना एक्ट था, जैसे कि 1956 वाला एक्ट था, उसके भी पहले बहुत सारे लॉज थे बच्चों। 1956 के भी पहले कंपनीज से जुड़े हुए बहुत सारे एक्ट्स थे। तो 2013 वाला कंपनीज एक्ट क्या करता है, ये कंसोलिडेट कर रहा है कंपनी से जुड़े हुए एक्ट्स को। ठीक है, और इसे अमेंड कर रहा है, इसको बहुत सारा चेंज कर रहा है, ये बहुत सारे चेंजेस ला रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग अपडेटेड कंपनीज एक्ट 2013 में न्यू प्रोविजंस जो है उसके हिसाब से कंपनी से जुड़े हुए नए एक्ट को पढ़ सके। ठीक बात है, तो बच्चों इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 का प्रीएम्बल लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आप अगर कोई भी दूसरे एक्ट के प्रीएम्बल को पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ जाएगा कि यार ये एक्ट क्यों बना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोनस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि बोनस एक्ट का प्रीएम्बल जो है वो एम्प्लॉइज को बोनस देने के लिए बना है। ठीक है, वैसे ही हर एक्ट का प्रीएम्बल बनता है। ओके, यहाँ पे मैंने कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल का एग्जाम्पल इसलिए लिखा है बिकॉज ये आसान है लर्न करने के लिए। ठीक बात है। ओके, तो बच्चों ये देखो यहाँ पे वही लिखा है प्रीएम्बल जो है, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। ठीक, अच्छा बच्चों अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखेंगे कि डेफिनेशंस जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट में कौन से टर्म्स के डेफिनेशंस हमें लर्न कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर करता हूं कि डेफिनेशंस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इनफैक्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो बच्चों अगर कोई चीज आपको लर्न करनी है तो वो है डेफिनेशंस, और जितना हो सके उतना डेफिनेशंस जो है वो एज इट इज एक स्टूडेंट ने लिखना चाहिए। तो ज्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए डेफिनेशंस को जो लॉ मेकर ने जिस हिसाब से डिफाइन किया वर्ड्स को, उस हिसाब से आपको भी डिफाइन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज और यहाँ पे मैं बोलूंगा, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, देखो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए बनता है। ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट का भी अगर आप सेक्शन 2 चेक करोगे तो सेक्शन 2 में बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। ठीक बात है, सेक्शन 2 के बहुत सारे क्लॉजेस हैं जहां पे हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस देखते हैं इस एक्ट में, बट सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशंस का है। ठीक है, तो सेक्शन 3 में बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेस हैं जो अलग अलग टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन एज वेल एज द क्लॉज नंबर ये आपको लर्न करना चाहिए बच्चों, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन से चीज को डिफाइन किया है। यस, डेफिनेशंस में सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्ट। ठीक है, ये डिफाइन किया है सेक्शन 3 क्लॉज 2 में। अच्छा, एक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया है बच्चों, एक्ट मतलब क्या, देखो एक्ट में यहाँ पे दो पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवीजन किया। सबसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है एनी ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। ठीक है, एक्ट मतलब कुछ गलत काम करना। ठीक है, कुछ ऑफेंस करना या फिर कुछ हम लोग सिविल रॉन्ग अगर करते हैं, कुछ गलत काम अगर हम लोग करते हैं तो वो एक्ट में आता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ने सिर्फ एक गलत काम नहीं किया बल्कि बहुत सारे गलत काम किए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो प्रोस्पेक्टस में कोई पर्टिकुलर प्रमोटर ने बहुत सारे जानबूझ के गलत जो है पॉइंट्स डाल दिए या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल दी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दिए। तो बच्चों ये एक्ट में आता है। एक्ट मतलब कुछ गलत काम करना। ठीक है, या तो आप एक सिंगल गलत काम करोगे या फिर उसका सीरीज ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें आएगा। एक्ट में फर्स्ट पार्ट जो है वो बोल रहा है ऑफेंस या सिविल रॉन्ग के बारे में। ठीक है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी लीगल ड्यूटी थी करने की, बट अगर आपने वो नहीं किए तो वो भी एक्ट में आएगा, यानी कि इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इलीगल ओमिशंस। ठीक है, अच्छा इलीगल ओमिशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ओमिशन मतलब कुछ नहीं करना, जो आपको लॉ ने बोला है करने को अगर आप नहीं करते हो तो उसको हम लोग ओमिशन कहते हैं। ठीक बात है, तो अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो या फिर जो काम करना चाहिए था वो आपने जानबूझ के निकाल दिया, हटा दिया, ओमिट किया है, या फिर आप नहीं कर रहे हो, जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, तो ये दोनों भी चीजें एक्ट में आती है। ठीक है, तो एक्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसमें या तो गलत एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो सिविल रॉन्ग, ठीक है, या फिर ऑफेंस जो आपने खुद से किया है वो भी आएगा। इसमें इलीगल ओमिशंस जो आपको करना चाहिए था बट आपने नहीं किया है ये भी आएगा। तो इस तरीके से एक्ट को डिफाइन किया है। अब ऐसा हो सकता है बच्चों बहुत बार कि कोई स्पेसिफिक लॉ में, कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट में एक्ट ये वर्ड लिख दिया है बट डिफाइन नहीं किया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट के इस स्पेसिफिक टर्म को यहाँ पे इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा सो इसका डेफिनेशन था 3 क्लॉज 2 में।
अच्छा आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म देखते हैं जो क्या यहाँ पे लिखा है, देखो एफिडेविट। यस, तो जो नेक्स्ट टर्म जो है वो है एफिडेविट। ओके, एफिडेविट का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 3 क्लॉज 3 में। अच्छा देखते एग्जैक्टली पढ़ के हम लोग 3 क्लॉज 3 किस तरीके से एफिडेविट को डिफाइन करते हैं। बच्चों वैसे मैं आपको बेसिक इसका पर्पस बताता हूँ एफिडेविट का। ठीक है, एफिडेविट जो है बच्चों ये कोर्ट में बहुत बार एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, एफिडेविट मतलब कोई ऐसा एविडेंस हम लोग कोर्ट के पास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग एफिडेविट का नाम देते हैं। दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या क्या आता है। ठीक है बच्चों, एफिडेविट में लिखा है शाल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्संस अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। बहुत सारी चीजें यहां लिखी गई है। अब अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे नीचे नोट भी लिखा है, नोट भी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, कैन बी यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस। मैंने आपको जैसे बताया कि अफिडेविट जो है उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो एन ओथ कैन बी कंसिडर्ड एज एन एफिडेविट। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ गए, तो ये सारे टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं अच्छे से समझ के एग्जैक्टली हर एक वर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने इसलिए ये छोटा सा चार्ट और बनाया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो बच्चों अफिडेविट में क्या क्या आता है, आपको ये कीवर्ड्स दिमाग में रखने। ठीक है, सी अफिडेविट में एक तो अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, अच्छा ये अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन क्या होता है बच्चों, अगर रिटर्न फॉर्म में कोई चीज अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एज एन एविडेंस तो उसको हम लोग अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत बार देखा रहेगा कि न्यूज़पेपर में बहुत लोग पब्लिक नोटिस देते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दी जाती है तो ये राइटिंग में है और इसलिए इसको हम लोग अफिडेविट का नाम देते हैं। ठीक बात है बच्चों, हम लोग बहुत बार देखते हैं न्यूज़पेपर में, मान के चलो इस फॉर्मेट में कुछ लिखा गया, टू whom so ever it may concern। ठीक है, जनहित में जारी। ओके, तो ये अफिडेविट के तौर पे हम लोग एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के पास। ठीक है, मतलब अगर कोर्ट ऑफ लॉ बोलेगी कि आपने ये प्रोसीजर किया है क्या, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर हमने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस डाला है, दिस इज द एविडेंस। ठीक, तो अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन जो होता है ना बच्चों, ये अफिडेविट में आता है बिकॉज दिस इज एक्चुअली रिटन। तो कोई भी रिटर्न चीज है जिसको हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है तो बच्चों ये अफिडेविट के तौर पे हम लोग एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के पास। कोर्ट ऑफ लॉ इसको एक्सेप्ट करेगी, इसको मना नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छा अफिडेविट में और क्या आता है, अफिडेविट में बच्चों ओथ भी इंक्लूड होता है। अच्छा ओथ क्या होता है बच्चों, ओथ में हम लोग राइटिंग में कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते। ओथ में हम लोग क्या करते हैं, ओथ में हम लोग यहाँ पे ओरली कोई चीज को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, प्लस विटनेस भी होता है। ठीक है, अच्छा ओथ इज समथिंग विच इज मच मोर सीरियस। अच्छा ओथ सीरियस होती है, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है प्राइम मिनिस्टर का ओथ, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का ओथ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनते ही ठीक है इन्हें ओथ लेना पड़ता है बहुत लोगों के सामने, इनफैक्ट जनरल पब्लिक के सामने लाइव टेलीकास्ट किया जाता है कि वो किस तरीके से ओथ ले रहे हैं। सही बात है, तो बच्चों देखो अगर ओथ जैसी चीज को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ओथ भले ही यहाँ पे ओरली दिया जा रहा है बट बहुत अच्छे तौर पे ये एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है बिकॉज ये सब पब्लिक के सामने होता है, विटनेस के सामने हो रहा है। तो अगर विटनेस के सामने अगर हम लोग यहाँ पे कोई ओरल प्रॉमिस करता है तो इसको भी हम लोग एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। मेन लॉजिक बिहाइंड अफिडेविट इज दैट ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो हम लोग एविडेंस के तौर पे यूज कर सके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। तो यहाँ वही लिखा है, ये दोनों भी चीज या तो राइटिंग में नहीं तो ओरली अगर ओथ है विटनेस के सामने, जैसे कि मोदी जी के ओथ है, तो ये जो है एविडेंस के तौर पे हम लोग कोर्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। अच्छा बच्चों इसमें स्वेरिंग नहीं आएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्वेरिंग एंड ओथ। ठीक है, स्वेरिंग मतलब बच्चों स्वेरिंग मतलब हम लोग कॉमन पार्लेंस में कितनी बार कसम खा लेते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कसम से सर मैंने ऐसा किया है, इसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट नहीं मानेगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही कसम दे रहे हो कोर्ट के सामने तो वो एविडेंस नहीं है। इसके लिए अगर आपको एविडेंस बनाना है तो विटनेस के सामने अगर आपने ओथ लिया है तो वो बिल्कुल एविडेंस के तौर पे कंसिडर होगी और इसी को हम लोग ओथ बोलते हैं। स्वेरिंग क्या होता है, स्वेरिंग इज ओरली हम लोग अगर कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं विदाउट एनी विटनेस तो वो स्वेरिंग होता है। स्वेरिंग अफिडेविट में नहीं आएगा, ओथ अफिडेविट में आएगा। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन क्योंकि राइटिंग में होते हैं, ये भी अफिडेविट के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक बिहाइंड अफिडेविट इज दैट देयर मस्ट बी समथिंग
जो हम लोग कोर्ट के सामने एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सके। ठीक बात है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कौन सा है जो डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ठीक है, यस। ओके, तो बच्चों अगला यहां पे डेफिनेशन है सेंट्रल एक्ट का। ओके, ये डिफाइन किया गया है 3 क्लॉज 7 में। चलो ठीक है बच्चों, सेंट्रल एक्ट मतलब क्या होता है? सी, सेंट्रल एक्ट बहुत इजी है बच्चों, एक दो एग्जांपल्स में आपको देके सेंट्रल एक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सेंट्रल एक्ट मतलब क्या है बच्चों? सेंट्रल एक्ट हम लोग उस एक्ट को बोलेंगे जो कोई स्टेट को एप्लीकेबल नहीं है बट वो पूरे कंट्री को एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग सेंट्रल एक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट कोई स्टेट के लिए नहीं बना है बट पूरे देश के लिए बना है, तो इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल एक्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन सही तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? सेंट्रल एक्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड। ठीक है बच्चों, सेंट्रल एक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड। पहले तो ये समझ लेते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या। बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर में शुरुआत में बताया है कि आज लॉज कैसे पास होते हैं, तो आज अगर लॉज आपको पास करने हैं तो बहुत आसान है, आपको पार्लियामेंट में लॉज को पास करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग होता है, फिर फाइनलाइजेशन होता है। पार्लियामेंट में यहाँ पे लॉ को हम लोग पास करते हैं, तो इसलिए कोई भी सेंट्रल एक्ट को अगर हमें पास करना है तो पार्लियामेंट के थ्रू ये पास होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। आगे और भी लिखा है एंड शैल इंक्लूड। एंड शैल इंक्लूड मतलब देखो वो एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं वो तो सेंट्रल एक्ट होते ही है, इसमें और भी कुछ आएगा यहाँ पे इस डेफिनेशन में, जैसे कि क्या लिखा है, एंड शैल इंक्लूड एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। सी बच्चों, मैं आपको अब फिर से याद दिला रहा हूं, देखो लेक्चर के शुरुआत में हमने इंडिया का हिस्ट्री और ज्योग्राफी सीखा था। ठीक है, वो सिखाने का आपको इंटेंशन ये था कि यहाँ के जो टर्म्स है वो अब आपको समझ में आना चाहिए। सही है, तो बच्चों अब आपको शायद ये रियलाइज हुआ रहेगा कि मैंने क्यों इतना सारा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाया इंडिया का। ठीक है, डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब क्या बच्चों? दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1950, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो भी एक्ट पास हुए, ठीक है, उन्हें भी हम लोग सेंट्रल एक्ट में लाएंगे बिकॉज ये डोमिनियन लेजिस्लेशन में पास हुए। यहाँ लिखा है पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ICAI एक्ट 1949। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है, उसका एक्ट पास होता है 1949 में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। तो ये एक्ट जो है ये बच्चों इस कैटेगरी में फिट होता है। ठीक है, इसमें और क्या आता है? एंड एन एक्ट मेड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑब्लिक गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। तो बच्चों ये गवर्नर जनरल जहां पे भी आएंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली बिफोर 1947। ठीक है, तो 1947 के पहले जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो एक्ट बना था उसको भी हम लोग इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसमें तीनों भी टाइम फ्रेम आ गए। इंडिपेंडेंस के पहले, जी हाँ, वो भी सेंट्रल एक्ट में आएगा जो गवर्नर जनरल ने पास किया। इंडिपेंडेंस के बाद बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो डोमिनियन लेजिस्लेचर में पास हुआ है, जैसे कि ICAI एक्ट, वो भी इस डेफिनेशन में कवर हो रहा है। प्लस मॉडर्न एक्ट्स जो 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पास हुए, ये भी सेंट्रल एक्ट में आएंगे। ठीक बात है बच्चों, तो इस तरीके से सेंट्रल एक्ट को डिफाइन किया गया है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच इजी नाउ बिकॉज हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी चीजें की है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा है। यस, नेक्स्ट टर्म विच इज डिफाइंड इज नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिया है 3 क्लॉज 8 में। बच्चों दिस डेफिनेशन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज काफी बड़ा चार्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीजें आपको एफर्ट लगा के लर्न भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों डेफिनेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ये बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या लिखा है। सी बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन अपना कमेंस कब हुआ था? 1950 में। तो 1950 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते थे, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट 1950 के पहले बच्चों गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बोला जाता था। अच्छा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब क्या? देखो इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नर जनरल जो थे वही लॉज पास करते थे, तो इनको ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
1950 के पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनका बहुत इंपॉर्टेंस था। ओके, और क्या लिखा है, एंड शैल इंक्लूड, बच्चों 1950 के पहले ये दो कैटेगरीज को भी हम लोग गवर्नमेंट मान रहे हैं। कौन से दो कैटेगरीज को, एक लिखा है प्रिंसिपल गवर्नमेंट और दूसरा लिखा है चीफ कमिश्नर। अच्छा, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट और ये चीफ कमिश्नर एग्जैक्टली क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस और यहाँ लिखा है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। बच्चों ये एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। देखो, इंडिपेंडेंस के पहले, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, मैंने जैसा आपको बताया बच्चों कि अलग अलग प्रोविंसेस थे, कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, कुछ अलग से प्रिंसली स्टेट्स के कंट्रोल में थे, कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो दोनों मिलके म्यूचुअली कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे, तो हर एरिया में लॉ बनने के लिए अलग अलग लोगों के पास कंट्रोल दिया गया था। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस जो है, इसको हम लोग प्रिंसिपल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे गवर्न करवा रहे थे और ये एक्ट्स को पास करते थे। और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, इनका जो एरिया था, ठीक है, ये चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में था। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो है वो एक ऐसा एरिया था जो म्यूचुअली दोनों के कंट्रोल में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी और प्रिंसली स्टेट्स के भी। तो जो ये चीफ कमिश्नर जो थे ये उस एरिया के लॉज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इतना दिमाग में रखना है कि ये सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिनेशन में कवर है। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले तो बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें थी, तो इसलिए आपको ये अलग अलग टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या लिखा है। बच्चों कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, अब देखो यहाँ पे ये 1950 के बाद की कहानी है। तो 26 जनवरी 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, ठीक है, अब हम लोग गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है द प्रेसिडेंट। डेफिनेटली प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों आएगा, बिकॉज बच्चों प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता है आज जो सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, और क्या लिखा है, एंड शैल इंक्लूड, इसमें और क्या लिखा है, देखो बच्चों इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आएंगे। मतलब बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ये वर्ड में स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये डेफिनेशन भले लिखा है यहाँ पे सेंट्रल, बट इसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करके डेफिनेशन का स्कोप काफी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यस ये भी स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल का हिस्सा है ऐसा मानेंगे। सेंट्रल विल ऑल्सो इंक्लूड स्टेट, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है बच्चों, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है और इन्हें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा दे रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉस बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है, पार्ट सी स्टेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956। तो बच्चों पार्ट सी स्टेट्स ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बच्चों कि 1956 के पहले, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके पहले बहुत अलग कैटेगरी से हम लोग एरियाज को डिवाइड करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, एक अलग चार्ट बना के। ओके, तो पार्ट सी स्टेट में बच्चों देखो यहाँ पे अलग अलग लोग जो है उन्हें हम लोग गवर्नमेंट का दर्जा दे रहे थे, बिकॉज दीज वर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एनी एक्ट। ठीक है, जैसे कि चीफ कमिश्नर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट हो गए। तो बच्चों ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बिकॉज पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड था स्टफ, बट अब आसान हो गया। अब हम लोग गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, अब क्लियर है। देखो अब गवर्नमेंट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे, नहीं तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे। बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और 1956 के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए, इसलिए ये सारे लोगों को भी हम लोग गवर्नमेंट में मान रहे हैं। ठीक बात है बच्चों, देखो ये आज नहीं है, यहाँ पे आज के टाइम में गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, आज के टाइम में हम लोग एक्चुअली गवर्नमेंट इन्हें मानते हैं, प्रेसिडेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। बट ये भी पहले थे, इसलिए हम लोग इन्हें भी डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। इस तरीके से आपको डेफिनेशन को लर्न करना है बच्चों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको फर्स्ट इंस्टेंस में इतना सारा लर्न ना हो, ठीक है, बट आपको धीरे धीरे करके ये लर्न करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये चार्ट से मेरे को लगता है कि चीजें लर्न करने में बहुत आसान हो गई है, सही है। और प्लस हमने क्योंकि बहुत सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है इस लेक्चर में, तो इसलिए ये सारे टर्म्स है वो पढ़ने में आसानी होगी, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा है। बच्चों नेक्स्ट जो टर्म है वो है कमेंसमेंट, राइट। कमेंसमेंट को डिफाइन किया गया है 3 क्लॉज 13 में। अच्छा कमेंसमेंट मतलब क्या, कमेंसमेंट मतलब कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तब हम लोग उसको लॉ में कमेंसमेंट ये टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, डेट ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स।
ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई एक्ट इस तारीख को कमेंस हुआ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? कोई एक्ट उस तारीख से अब रेगुलेशन में आ रहा है, इनफोर्स हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वही लिखा है यहाँ पे, डेट ऑन विच एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं वहां से वो एक्ट कमेंस हो रहा है। ठीक बात है। तो बच्चों अगर मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो सपोज कोई लॉ 1 अप्रैल 2015 को कमेंस हो रहा है, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, से मैं बोल रहा हूँ कि कोई लॉ 1 अप्रैल 2015 को कमेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होगा कि वो स्पेसिफिक लॉ जो है इस तारीख से आगे अब लागू हो गया है, अब वो रेगुलेशन में आ गया है। ठीक बात है। तो मतलब इस तारीख से आगे अब उस लॉ के प्रोविजंस हमें मानने जरूरी है। यस, तो इसका मीनिंग इस तरीके से आपको निकालना होगा। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, कमेंसमेंट विच वाज गिवन इन 3 क्लॉज 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ लिखा है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत है बच्चों। डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये टर्म जो है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 18 में। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग कितने सारे एक्ट्स में कितने बार डॉक्यूमेंट ये वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अगर ये वर्ड कोई एक्ट में सही तरीके से नहीं डिफाइन किया है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन इस एक्ट से यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको समझने का तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो इमेज है इसको दिमाग रखना है। ठीक है बच्चों, ये इमेज को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ और ये क्लू है जिससे आपको मदद मिलेगी इसका डेफिनेशन लर्न रखने में। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये 4 चीजें आती है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स आप कैसे लर्न करोगे, ये सब लाइंस कैसे लर्न करोगे? वेरी सिंपल, इमेजिन करो कि सपोज एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे, देखो यहाँ लिखा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बच्चों आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में कंपनीज को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ता है। इमेजिन करो कि कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ये मेंटेन किया है। ठीक है, इसका एक बुक मेंटेन किया। ओके, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है इसमें मिस्टर ए नाम का एक शेयर होल्डर है, इसके नाम के सामने लिख दिया गया 100 शेयर्स, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बच्चों अभी देखो इससे हम लोग कैसे सारे टर्म्स को लर्न करेंगे। देखो क्या क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ सिंपली ये इमेज दिमाग रखना है। ओके, तो जब भी कोई भी आपको पूछता है डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, तो आपको सिंपली ये इमेज मेमोराइज करना है और इससे आपको क्लू मिलेगा कैसे आप ये पूरा डेफिनेशन कंप्लीट करोगे। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे बच्चों सबसे फर्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट में आएगा कोई भी मैटर। ठीक है, रिटर्न एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। देखो यहाँ पे रिटर्न कुछ लिखा है, मतलब यहाँ पे राइटिंग में कुछ लिखा है, इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से याद रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट में कोई भी मैटर कवर हो सकता है। ठीक है, या तो फिर वो रिटर्न हो, एक्सप्रेस्ड हो, या किसी भी तरीके से डिस्क्राइब किया हो। ओके, अच्छा और क्या लिखा है, अपॉन एनी सब्सटेंस। बच्चों ये बुक है। ओके, इमेजिन दैट दिस इज अ बुक। ठीक है, ये एक रजिस्टर है मेंबर्स का। ठीक है, तो ये बुक क्या है, ये बुक है सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कोई चीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, डॉक्यूमेंट हम लोग कोई भी मैटर को बोलेंगे। ठीक है, रिटर्न एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट में हम लोग कोई भी सब्सटेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सब्सटेंस मतलब कोई चीज जिसपे हम लोग वो चीज लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पेपर हो गया या फिर कोई बुक हो गई। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मान के चलो कोई बुक में कंपनी ने मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन एनी सब्सटेंस। इससे आपको अपॉन एनी सब्सटेंस ये याद रहना चाहिए। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, मैटर। ठीक है, ये लिखा हुआ ये क्या है, ये मैटर है। अच्छा, ये किस पे लिखा हुआ है, ये बुक पे लिखा, बुक क्या है, ये सब्सटेंस है। ओके, अच्छा और क्या लिखा है, बाय मीन्स ऑफ लेटर और फिगर्स और बाय मोर देन वन ऑफ दीज दोज मीन्स। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग या तो लेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, SHARES ये सब लेटर्स है। ठीक है, अच्छा और फिगर्स, फिगर्स मतलब हम लोग नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, यानी कि हम लोग लेटर्स और फिगर्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट है। अच्छा, और लास्ट क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। बच्चों डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करें और इसलिए ये डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेंगे। ठीक बात है, तो बच्चों अब फिर से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट ये टर्म को याद रख सकते हो। आपको सिंपली ये पिक्चर को मेमोराइज करना है, याद रखना है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मिस्टर ए 100 शेयर्स, ऐसा लिखा है। तो आपको कैसे कैसे याद रखना है, देखो ये क्या है, ये मैटर है। ठीक है, और ये जिस पे लिखा है वो क्या है, ये सब्सटेंस है। और ये यहाँ पे या तो हम लोग
फिगर्स का यूज कर सकते हैं, नहीं तो लेटर्स का यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, और ये दिया गया है 3 क्लॉज 18 में। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा दिया है यहाँ पे। यस तो जो अगला डेफिनेशन है एनैक्टमेंट का, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। मैं आपको यहाँ पे एनैक्टमेंट समझाने के पहले इसका थोड़ा यहाँ पे क्लू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एनैक्टमेंट को याद रखना है। अगेन तो जो एनैक्टमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, सी एनैक्टमेंट हम लोग या तो कोई लॉ को बोलेंगे, या फिर लॉ के कोई छोटे मोटे पार्ट को भी हम लोग एनैक्टमेंट का नाम देते हैं। ठीक बात है बच्चों, फिर से बता रहा हूं, या तो आप पूरे के पूरे लॉ को, एक्ट को एनैक्टमेंट बोल दो, ठीक है, नहीं तो आप एक्ट के या फिर लॉ के कोई छोटे से प्रोविजन को या छोटे से रूल को या छोटे से रेगुलेशन को भी आप एनैक्टमेंट बोल सकते हो। तो एनैक्टमेंट काफी बड़ा टर्म है, इसमें पूरा लॉ भी आ सकता है, नहीं तो लॉ का छोटा सा हिस्सा भी आ सकता है। दिस इज द क्लू जो आपको दिमाग रखना है, या तो हम लोग पूरा लॉ जो है उसको एनैक्टमेंट बोल सकते हैं, नहीं तो लॉ का कोई छोटा मोटा हिस्सा है, कोई रूल है, कोई प्रोविजन है, कोई सेक्शन है, इसे भी हम लोग एनैक्टमेंट में ही लाएंगे, इसी में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये डिफाइन किया है 2 क्लॉज 19 में। देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या लिखा है। ओके, एनैक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे कोड। अच्छा ये क्या है, पहले ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों देखो, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे कोड ये एग्जैक्टली क्या है। बच्चों बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, मद्रास बहुत बड़ा प्रोविंस था, सिमिलरली बॉम्बे भी बहुत बड़ा प्रोविंस था। मैं आपको बता चुका हूँ, बॉम्बे जो था पहले वो सिर्फ एक छोटा सा सिटी नहीं था, ठीक है, बल्कि बॉम्बे जो है वो गुजरात तक एक्सटेंड होता था। ठीक है, इनफैक्ट कोंकण एरिया जो है महाराष्ट्र का, वहां से गुजरात तक इतना बड़ा एरिया जो था उसको हम लोग कंबाइन करके बॉम्बे का नाम देते थे। ठीक है, बंगाल, मद्रास वैसे ही बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। तो इन ये एरियाज में जब कोई स्पेसिफिक लॉ पास होता था, ठीक है, जो कोड के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग एनैक्टमेंट के डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड एन एक्ट और प्रोविजन। मतलब ये देखो, अगर यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट का लॉ है या फिर कोई मान के चलो कंट्री का लॉ है, ठीक है, तो ये लॉ जो है या तो ये पूरा एक्ट या फिर इसका कोई प्रोविजन, ये भी हम लोग किसमें कर रहे हैं, एनैक्टमेंट में। अच्छा ये याद कैसे करना मैंने आपको बताया बच्चों, आपको सिंपली ये दिमाग में रखना है, इसमें या तो पूरा का पूरा एक्ट आ जाएगा, नहीं तो एक्ट का कोई छोटा सा हिस्सा यानी कि प्रोविजन, कोई सेक्शन या फिर कोई स्पेसिफिक रूल या रेगुलेशन, वो भी एनैक्टमेंट में आता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि रूल्स में, रेगुलेशंस में और एक्ट में या फिर सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये नीचे मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है एमयू नोट मींस माय अंडरस्टैंडिंग नोट। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे सबसे पहले देखते क्या लिखा है। ओके, सबसे पहले लिखा है रेगुलेशन वर्सेस एक्ट। बच्चों रेगुलेशन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, रेगुलेशन दरअसल एक्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो रेगुलेशन मतलब पूरा एक्ट नहीं होता है, रेगुलेशन मतलब एक्ट के कोई स्पेसिफिक एरिया को हम लोग रेगुलेशन का नाम देते हैं। एग्जैक्टली रेगुलेशन क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों, अगर आपने कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट नाम का चैप्टर सही तरीके से पढ़ा है, तो डिपॉजिट में बहुत कम सेक्शन है, 4-5 सेक्शन है। ठीक है, तो डिपॉजिट जो चैप्टर है बच्चों, इसमें बट बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। फिर से बता रहा हूं, डिपॉजिट चैप्टर में बहुत कम सेक्शंस है बट रूल्स बहुत ज्यादा है। डिपॉजिट के लिए अलग से कंपनीज एक्ट में रूल्स बने, तो यही रूल्स को हम लोग रेगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस क्यों बनते हैं? देखो बच्चों, रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ना, वो कोई पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, उनको इंटरप्रीट करने में मदद करते हैं। सही बात है, तो बच्चों सेक्शंस भले ही बहुत कम होंगे डिपॉजिट चैप्टर में, बट उसके बहुत सारे रूल्स है। रूल्स और रेगुलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें एक्ट को इंटरप्रीट करने में, इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन वर्सेस एक्ट, डेफिनेटली रेगुलेशन एक्ट का छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रूल्स बने। ठीक है, तो बच्चों डिपॉजिट के लिए रूल्स बने हैं अलग से। ठीक है, उसके अलावा भी चार्जेस के लिए अलग से रूल्स बने, राइट, तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में अलग से रूल्स बने। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्ट। एक्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रेगुलेशन या रूल जो है वो एक्ट का हिस्सा होता है, जो एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, अच्छा रेगुलेशन वर्सेस प्रोविजन, इनमें क्या फर्क है? देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया,
डिपॉजिट नाम का चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत कम गिने चुने 4-5 सेक्शन है, सही बात है, बट रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन को ही हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। प्रोविजन मतलब क्या, कोई स्पेसिफिक सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोविजन का नाम देंगे, और ये सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ लिखा है फॉर एवरी प्रोविजन देयर मे नॉट बी ए रेगुलेशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि हर एक सेक्शन के लिए तुम्हारे लिए तुमको एक्सप्लेन करने के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, तो उसके लिए रेगुलेशन नहीं बनेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशन का है तो उसको डिफाइन किया है अलग अलग टर्म्स को, बट उसके लिए रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 3 के लिए भी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट का चैप्टर है जहां पे हमें प्रोसीजर समझाने के लिए रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन जो है बच्चों, हर प्रोविजन के नीचे रेगुलेशन नहीं होगा, उसका रेगुलेशन तभी दिया जाता है जब जरूरत महसूस हो रही है कि पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको प्रोसीजर बताया जाता है रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो चार्जेस हो गया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए रेगुलेशंस होता है, तो ये सारी चीजों के लिए रेगुलेशन दिए जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हर प्रोविजन के लिए रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है, बट ऐसा डेफिनेटली होगा जब भी कोई रेगुलेशन बन रहा है तो कोई ना कोई प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए बना है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है फॉर एवरी रेगुलेशन देयर हैज टू बी अ प्रोविजन। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन प्रोविजन कोई अच्छे से उसका प्रोसीजर बता रहा है, हमें हेल्प कर रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए उसको, ठीक बात है। तो बच्चों ये आपको डिफरेंसेस दिमाग में रखना है, रेगुलेशन अलग है, प्रोविजन अलग है, ठीक है। रेगुलेशन अलग है और एक्ट अलग है, सही है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको ये सारे टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ, एनैक्टमेंट में क्या आएगा, एनैक्टमेंट में क्या रेगुलेशन आएगा या एक्ट आएगा या प्रोविजन आएगा, आंसर इज सारी चीजों को मिला के हम लोग एनैक्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। एनैक्टमेंट में हम लोग रेगुलेशन भी लाएंगे, प्रोविजन या सेक्शन भी लाएंगे, कोई एक्ट को भी हम लोग एनैक्टमेंट बोलते हैं, ठीक बात है। वो जो इस तरीके से एनैक्टमेंट को डिफाइन किया है, मैंने आपको शुरुआत में ही क्लू दे दिया था, एनैक्टमेंट में पूरा लॉ भी आ सकता है या फिर लॉ का छोटा सा हिस्सा यानी कि रेगुलेशन या प्रोविजन भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको एनैक्टमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट में इस तरीके से उसका डेफिनेशन लिखा गया है। इस तरीके से आप चार्ट बना के इसको बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते बच्चों, देखते हैं अगला डेफिनेशन जो है ना वो कौन सा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यस, नेक्स्ट टर्म जो डिफाइन किया गया है बच्चों वो है फाइनेंशियल ईयर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल बच्चों, एक बार आपको फिर से बता दूं, फाइनेंशियल ईयर का ये जो डेफिनेशन है तभी रेफर करना है आपको जब उस स्पेसिफिक एक्ट में टर्म को नहीं डिफाइन किया है, ठीक है बच्चों। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्ट में डिफाइन किया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता दो, कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया है, तो आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट का ये डेफिनेशन रेफर नहीं करना है, ठीक है। तभी रेफर करो जब एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, ओके। तो 3 क्लॉज 21 जो है इसमें फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया है। तो जो नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल ईयर कैसे इंटरप्रेट करते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च पे एंड होता है। इधर इन्होंने सिंपली इतना ही बोला है अपने को, शाल में द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि जो साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उसी को फाइनेंशियल ईयर का नाम देते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अपने को इतना दिमाग में रखना है, जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर जो है वो हम लोग उस साल को बोलते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म कब होगा दैट वी डोंट नो, बट स्टार्ट होगा जरूर 1 अप्रैल से, ठीक बात है। तो बच्चों इस तरीके से इसको डिफाइन किया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ओके। अच्छा बच्चों, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में आपको डिफरेंस बिल्कुल पता रहना चाहिए। जब हम लोग कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के टाइम फ्रेम को कवर करता है, ठीक है। कैलेंडर 12 मंथ्स का होता है डेफिनेटली, ठीक है। 1 जनवरी जो हमारे घर में कैलेंडर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, एंड इट विल एंड एट 31 दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है ये कैलेंडर ईयर इस तरीके से काउंट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है एज पर दिस स्पेसिफिक डेफिनेशन, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। बट बच्चों कंपनीज एक्ट में हमें अलग डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे ये टर्म को हमें रेफर नहीं करना होगा, ठीक बात है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है, ओके। यस, अगला डेफिनेशन यहाँ लिखा है गुड फेथ का, ठीक है।
गुड फेथ एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? सी, गुड फेथ जो है वो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन ने ऑनेस्टली, ईमानदारी से अगर कोई चीज की तो हम लोग बोलते हैं देखो उसने गुड फेथ में किया, उसका इरादा गलत काम करने का नहीं था। तो जब कोई पर्सन का इरादा गलत काम करने का नहीं होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कि उसने गुड फेथ में काम किया। ठीक बात है बच्चों, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि गुड फेथ ये टर्म बहुत सारे एक्ट्स में लिखा गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड फेथ आता है, उसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी गुड फेथ बहुत बार आता है। ठीक बात है, तो बच्चों गुड फेथ ये टर्म बहुत कॉमनली यूज्ड है। तो अगर किसी एक्ट में गुड फेथ को नहीं डिफाइन किया है तो हम लोग इस एक्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प होगा अपने को। ठीक है, दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 22। अच्छा, ये क्या लिखा है? अ थिंग इज डीम्ड टू बी इन गुड फेथ इफ इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इधर जो है ना गुड फेथ को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है। ये एम्फोसिस दे रहे हैं ऑनेस्टी पे। मतलब ये कि अगर मैं ऑनेस्ट हूं, मैंने ईमानदारी से काम किया, मेरा इरादा धोखा देने का नहीं था किसी को, तो मैं गुड फेथ में काम कर रहा हूं ऐसा माना जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि मैं नेग्लिजेंट हूं या नहीं। बच्चों, ऑनेस्टी एंड नॉट बीइंग नेग्लिजेंट दो बहुत अलग चीज है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, मान के चलो मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं बहुत नेग्लिजेंट हूँ। ऐसा हो सकता है मैं ईमानदार हूं बट मैं नेग्लिजेंट हूं। इसका मीनिंग क्या है? मैं ईमानदार हूं मतलब मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था, ठीक है, बट मैं नेग्लिजेंट हूं। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? मैं नेग्लिजेंट हूं मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छे से चेक नहीं किया कोई चीज को। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऑनेस्ट जरूर हूं बट मैं नेग्लिजेंट भी। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आप अगर ऑनेस्ट हो तो हम बोलेंगे कि आपने काम गुड फेथ में किया है। ठीक है, ये मैटर ही नहीं करता है कि आप नेग्लिजेंट हो या नहीं हो, मतलब आपका ध्यान भी नहीं है अगर कोई चीज पे, बट आपने ईमानदारी से वो काम किया है, इंटेंशन चीट करने का नहीं है, तो आपने गुड फेथ में काम किया ऐसा माना जाएगा। थोड़ा यूनिक हो गया बच्चों डेफिनेशन इसलिए, और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक केस था जहां पे ये डेफिनेशन को रेफर नहीं किया गया। बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यस, फिलहाल आपको क्या दिमाग में रखना है? सिंपली आप ये दिमाग में रखो, ये एक्ट में गुड फेथ में सबसे ज्यादा हम लोग एम्फोसिस दे रहे हैं ऑनेस्टी पे। कोई ईमानदार है तो मतलब वो गुड फेथ में काम कर रहा है, ये मैटर नहीं करेगा कि वो नेग्लिजेंट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा है बच्चों, नोट्स पढ़ते हैं हम लोग। दिस डेफिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इफ देयर इज नो डेफिनेशन इन स्पेसिफिक एनैक्टमेंट। ठीक है, मतलब कोई अगर लॉ में ये टर्म को नहीं डिफाइन किया तो हम लोग इस एक्ट का ये डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। और क्या करना है? एंड क्या लिखा है यहाँ पे? एंड देयर इज नथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी एक्ट में गुड फेथ नहीं डिफाइन किया है, आप इस एक्ट के डेफिनेशन को रेफर करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस एक्ट के ये टर्म को रेफर कर रहे हो और कुछ उल्टा ही मीनिंग निकल रहा है। मतलब देयर इज नथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है ये अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन में लेंगे तो कुछ उल्टा मीनिंग निकल रहा है, एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देयर वाज दिस वेरी फेमस केस जिसके ऊपर यहाँ पे काफी कंट्रोवर्सी होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बच्चों, नेम ऑफ द केस लॉ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ लिखा है केस लॉ का नाम मोंग ओंग पो वर्सेस मोंग सी मोंग। यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, ठीक है। मोंग ओंग पो वर्सेस मोंग सी मोंग, 2-3 बार बोलोगे तो लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है इस केस लॉ में? गुड फेथ ये टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं डिफाइन है, ठीक है। तो बच्चों अब डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप मत होना, ठीक है। अब आप ऐसा मत बोलना सर देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ नहीं डिफाइंड है तो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट को रेफर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट के गुड फेथ को यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड फेथ बहुत अजीब तरीके से जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन किया गया। जनरल क्लॉजेस एक्ट एम्फोसिस देता है ऑनेस्टी पे, और अगर कोई पर्सन नेग्लिजेंट है तो भी हम लोग उसको गुड फेथ में काम किया है ये हम लोग बोलेंगे अगर वो ऑनेस्ट है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट का ये टर्म जो है डेफिनेशन में यूज करेंगे तो इस एक्ट के खिलाफ जा रहे वो, रिपग्नेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज नहीं होना चाहिए, देयर इज नथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो एक्ट के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा था,
मैं आपको बताता हूँ देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। बट द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। गुड फेथ नहीं डिफाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट इसका मतलब ये नहीं किया जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला डेफिनेशन यहाँ पे लगाओ। क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज डेफिनेशन इज रिपग्नेंट इन कंटेक्स्ट, ठीक है। यहाँ लिखा देखो, यहाँ पे क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। An honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be deemed as good faith। ये इस केस लॉ का डिसीजन था। मतलब किसी ने ईमानदारी से कोई सामान खरीदा है, बट देखा ही नहीं उस सामान को खरीदने के पहले सही है नहीं। बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे रेफरेंस दिया वैसे, बट ये आपने शायद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको बताता हूँ, देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ केवी टेम्पर, ठीक है। केवी टेम्पर मतलब क्या? लेट द बायर बीवेयर। तो यहाँ क्या लिखा है? एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरीज। मतलब मैं बायर हूं, मैंने ईमानदारी से कोई सामान खरीदा है, मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ईमानदार हूं तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ये बोलेगा कि मैं गुड फेथ में ये काम कर रहा हूं, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है गुड फेथ के लिए आपको ऑनेस्ट रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनेस्टी के अलावा आप केयरलेस ना होते हुए थोड़ा यहाँ पे सावधानी से अगर काम लोगे तो ही हम लोग गुड फेथ में काम किया ऐसा बोलेंगे। ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन था। यहाँ लिखा है एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज कैन नॉट बी डीम्ड एज गुड फेथ। तो अगर हम लोग गुड फेथ का डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट का यहाँ पे लगाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये एक्ट के खिलाफ जा रहा है, इसलिए हमें ये डेफिनेशन नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये कौन से केस लॉ में ऐसा डिसीजन कंक्लूड हुआ था, ठीक है। मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। सही बात है। कोई बोल रहा है बच्चों 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, सही है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में वी विल ट्राई टू फिनिश दिस एक्ट, ठीक बात है। तो ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, नोट करने एक जगह पे, और जैसी डेफिनेशंस आप लिखोगे ना, लिखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा बच्चों। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग पूरा रिवीजन कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे कुछ डेफिनेशंस और इस एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है।